बड़ी खामोशी से ज्वाइन हो जाता है यार आपके इसमें तो। आई थॉट कि अभी तक आया हुआ ही कोई नहीं है। जी सर। हाँ सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का करम। यूनिवर्सिटीज भी फिर ओपन हो रही हैं सर? हाँ, फरवरी में कह तो रहे हैं 1 फरवरी तक, लेकिन यानी जिस वक्त तक ओपन होंगी मेरा ख्याल है कि आप लोगों का सेमेस्टर तो बस ख़त्म होने वाला होगा। यस सर। फेब के मिड तक होते हैं पेपर हमारे। हाँ, तो 2-3 हफ्तों के लिए शायद, या वो बहुत जी ज़्यादा भी सर, खोल लिया तो महीने के लिए खोल लेंगे। ऐसे ही है सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खार साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। नसीब आप हैं जो सीआर हैं, कोई बहुत अरसे से आपका नाम सुनते रहे हैं हम। हम ना ही समझे यानी। सर वो MSc 4 में मैं हूँ यार। अच्छा आप हैं, अच्छा अच्छा। ये कोई पता नहीं, हसीब का भी कोई नाम आता रहा है कि वो पता नहीं सीएल में या किसी और उसमें है जो। नहीं सर, वो तो मेरा क्लासमेट ही है। सीएल की क्लास भी आप ले रहे हैं? नहीं सर, CGL हमारी। सीजीएल है ना, हाँ। सर वो एक हसीब आलम है। वो सीब आलम हो गए। मेरा ख्याल है कि स्टार्ट करते हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा जी, बोर्ड कमेटीज़ पे आज हमने आ, बात करनी है। और देखी तो हमने मिड टर्म से पहले थी कि बोर्ड कमेटीज़ जो है वो आ, एक दो एनुअल रिपोर्ट्स देखी थी जिसमें बोर्ड कमेटीज़ वगैरह जो है वो उन्होंने दी हुई थी। उस वक्त हमने बात की थी कि प्रैक्टिकली कंपनी
का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिवाइडेड होता है स्पेशलाइज्ड कमेटीज में, और मिनिमम ये हो सकती हैं जिनका जिक्र इन्होंने किया। इसके अलावा भी अगर ज़रूरत महसूस की जाए लेट मी फाइंड the annual report. ये है थोड़ी सी पुरानी, लेकिन चलें। ये आपके पसंदीदा सद उमर साहब भी कमेटीज यहाँ पे उन्होंने तो यहाँ पे भी चाहिए थी वैसे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं पैकेजेस लिमिटेड के, ये रोज पेटल और ये जो टेट्रा पैक बनाते हैं, और ये उनकी मैनेजमेंट कमेटीज हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ऑडिट कमेटी है, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है, बिजनेस स्ट्रेटजी कमेटी है, सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी कमेटी है। अब मैंने वही कहा कि ये केस टू केस वेरी करेगा। कुछ ऐसी हैं जो कि लाजमी होनी चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्स एंड रिम्यूनरेशन कमेटी है, ऑडिट कमेटी है, एग्जेक्टिव कमेटी है। ये वो चंद हैं कुछ जो कि लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा फिर ये है कि आप किसी उसमें देखेंगे तो उन्होंने CSR की कमेटी भी बनाई हुई होगी और वगैरह वगैरह। तो मेन चीज़ ये है कि भाई ये बनानी ज़रूरी क्यों है, और फिर जो इनके पावर्स और फंक्शंस हैं कुछ, उसके ऊपर फिर ये है कि हम बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटीज़ बनाना जो है वो ज़रूरी इसलिए है कि एक तो स्पेशलाइज्ड टेक्निकल लोग जो है वो बोर्ड पे रखे जाएं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वैरायटी होनी चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है कि सारे के सारे ही अकाउंटेंट्स बैठे हैं, या टैक्स वाले बैठे हैं, या HR वाले बैठे हैं, या मार्केटिंग वाले बैठे हुए हैं, बल्कि इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट
aspects or facets of an organization's functions. और दूसरी चीज के to keep a check on the management of the company, and in order to do that, the board of directors must have independent members on the committees as well. इंडिपेंडेंट हों, नॉन एग्जेक्टिव हों, ताकि वो जो मैनेजमेंट है उसकी पॉलिसीज के ऊपर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं तो दे कैन easily check, comment and suggest improvements if there are some weaknesses in the internal controls, तो फिर वो उसको बेहतरी के लिए जो है वो उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली जो बोर्ड कमेटी है वो मैनेजमेंट की रिप्लेसमेंट नहीं है. यानी ये नहीं है कि कमेटीज में ही फैसले किए जाएं और उसके अलावा जो है वो काम भी यही करेगी. काम करने के लिए ऑब्वियसली जो बाकी आपकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में मैनेजर्स हैं, इंटरनल ऑडिटर है, अकाउंटेंट्स हैं, मार्केटर्स हैं, एचआर वाले हैं, ये सारे वो लोग हैं जो गाइडलाइंस ऊपर से दी गई हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो सजेशंस देना इनका काम है, जो बोर्ड कमेटी है. इम्प्रूवमेंट्स के लिए कोशिश करना इनका काम है. बाकी जो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है, वो लोग जो कि कंपनी की पे रोल पे हैं और वो लोग जो कि जिनको पार्स दे के उधर पार्स दे के और इंटरेस्ट किया गया है कि बिजनेस जो है इन्होंने चलाना है, तो तनख्वाह भी वो इसी चीज़ की लेते हैं, पार्स भी उनको इसी चीज़ की दी गई हैं, तो काम भी बेसिकली उन्हीं का ही बनता है. और ओनस जो है वो बेसिकली एग्जेक्टिव के ऊपर है, जो लोग जो पेरोल के ऊपर हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं, अपना मेन काम उनका है. ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ चेक्स एंड बैलेंसेस को ज़रा थोड़ा सा इम्प्रूव करती हैं, सजेशंस और इम्प्रूवमेंट्स के लिए, रिप्लेसमेंट नहीं है. अब इसमें से जो कमेटीज़ जो ऐसी जो कि मेन जैसे अभी हमने बात की कि कुछ ऐसी हैं जो कि ज़रूरी हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि मज़ीद भी अगर आप समझते हैं कि बनानी चाहिए, तो फिर ये है कि आप वो भी बना सकते हैं. इसमें एक तो रिम्यूनरेशन कमेटी है, क्योंकि इसके ऊपर भी वो मैं कब से कह रहा हूँ, आर्टिकल में आपको आज ही जो है वो मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगा, और अगर ना किया तो खबर साहब मुझे याद दिला दीजिएगा कि रात तक जो है वो मैं आपको भेज दूं. तो जी सर, इंशाल्लाह. कि इसके ऊपर भी बहुत, एक तो वो हमने ना एनरॉन की उसमें केस स्टडी में भी ये चीज़ जो है वो देखी थी, क्योंकि अब फाइनल पेपर होगा तो फाइनल पेपर में एक केस स्टडी तो मैं दूंगा. तो एनरॉन के केस में भी देखा कि उन्होंने जानबूझ के और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की हुई, जिनको उन्होंने मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया हुआ था, और
प्रॉफिटेबिलिटी आर्टिफिशियली दिखा के और वो अपने बोनसेस और बाकी क्लेम्स जो है वो बिजनेस से रिसीव कर रहे थे। तो इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और अब वर्ल्ड कॉम का केस भी जो है वो भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वो एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है इस चीज़ की कि तनख्वाह से ज़्यादा बहुत हैवी किस्म के उन लोगों ने बोनसेस वसूल किए। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इसी तरह ही आर्टिफिशियली शो करके, और उन्होंने बहुत हैवी किस्म के जो बोनसेस वगैरह थे वो क्लेम किए कंपनी से। तो इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, और इंडिपेंडेंट लोग जब मौजूद होंगे तो कि भाई मेन सैलरी से कैसे बोनसेस वगैरह जो है वो आपके ज़्यादा हो सकते हैं, और क्राइटेरिया क्या बनाया हुआ है आपने जिसकी बेस पे खाली प्रॉफिटेबिलिटी है क्राइटेरिया, या एक्सपेंशन है क्राइटेरिया जिसकी बेस पे आपके लिए बोनस और अलाउंसेस वगैरह जो है वो मुकर्रर किए जाएं। ईपीएस है, अगर वो बेहतर जा रही है। पीई रेशो है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। रिटर्न रेशोज कंपनी की बेहतर हो रही हैं, जिसको बेस बना के और आप अपने लिए क्लेम कर रहे हैं हायर रिम्यूनरेशंस। तो इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, और इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेजर्स जिसके थ्रू आप जो है वो रिम्यूनरेशन को और बोनसेस को और अलाउंसेस को जो है वो डिटरमिन करें। तो अब इसकी जो मेन जो वो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तमाम जो मेन कमेटीज़ हैं उनमें से रिम्यूनरेशन कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इज़ टू कंसिडर and negotiate the remuneration of the executive directors and senior managers. Audit committee का काम जो है वो whose responsibility is to monitor financial reporting and auditing within the company. Nominations committee में its responsibility is to identify and recommend individuals for appointment to the board of directors. Both in capacity of the executives and मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉमिनेशंस कमेटी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को प्रपोज करना होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो हैं जो कि आपकी पेरोल के ऊपर नहीं होंगे, आपके तनख्वाहदार नहीं होंगे, मेजर टाइम वो आपकी कंपनी को नहीं दे रहे होंगे, लेकिन अपनी फील्ड के जाने पहचाने लोग हैं, अपनी फील्ड के माने हुए लोग हैं और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो उनको सजेस्ट करके, क्योंकि उसमें फिर खाली ये नहीं है कि सिर्फ सजेस्ट ही कर दिया, एक चीज़ होती है, पता नहीं आप लोगों ने वो डिस्कस हुई भी है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, यानी उसको रिलेटेड पार्टी कहते हैं। उसके ऊपर पूरा एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, IAS 24 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का। तो ऐसा ना हो कि बेगम कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में है और मियाँ साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में आ जाए, फिर तो घर वाली बात हो जाएगी। खातून खाना जो उन्होंने जो डिसीजंस ली हुई हैं
तो उसमें इम्प्रूवमेंट और उसको चैलेंज कैसे जो है वो बंदा करेगा। यानी घर में भी ऑब्वियसली उसने रहना ही है और घर जाना भी होगा उसने, वो कैसे उस चीज़ को चैलेंज या अपोज कर सकता है। कंपनी का जो मेन सप्लायर है, मेन सप्लायर को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बिठा दें। कंपनी का जो ऑडिटर है उसी को ही एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर आप ऑडिट कमेटी में ले आएं, या जो टैक्स सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है तो उसको आप ऑडिट कमेटी में भी बिठा दें। अब उसका जो उसकी डिसीजन है वो डिसीजन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कि वो और या उसका जानने कोई बहुत की पोजीशन के ऊपर है और सजेशंस या कीड़ा निकालना बेसिकली अपनी ही पॉलिसी के ऊपर खुद ही एतराज करने के बराबर होगा। इस वजह से ये चीज़ भी देख के जो ऑडिट कमेटी जो नॉमिनेशंस कमेटी है वो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए लोग या डायरेक्टर्स जो हैं वो सजेस्ट करेंगे। और फाइनली द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये एक अलहदा सब कमेटी है ऑडिट कमेटी की, जिसका काम जो है वो रिस्क को मेजर करना और रिस्क को मिटिगेट करना है, उसको काउंटर करना है कि अगर रिस्क इन्वॉल्व है उस रिस्क को जो है वो हैंडल कैसे किया जाए। और रिस्क जो है वो फाइनेंस में भी आप पढ़ चुके होंगे। एक तो वो रिस्क हैं जो कि एक तो अनसिस्टमेटिक है और सिस्टमेटिक रिस्क है। उसके अलावा भी रिस्क जो हैं वो जो क्वालिटेटिव नेचर के हैं, जो आप उनको नॉन फाइनेंशियल कह लें, पॉलिटिकल रिस्क है, या अगर कोई कंपनी वो खैर थोड़ा सा फाइनेंशियल उसमें ही आ जाएगा कि अगर वो फॉरेन करेंसी में डील करती है तो फॉरेन करेंसी रिस्क एक्सपोजर है। आपने डेरिवेटिव्स में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है या डेरिवेटिव्स जो है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो दे पोज अ थ्रेट। उस थ्रेट को कैसे मैनेज किया जाए और उसके ऊपर कैसे अपडेट रखा जाए। डेरिवेटिव्स वगैरह तो पढ़े हुए हैं ना आप लोगों ने? जी सर। अवैस अली साहब से पूछते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जी सर। मैंने कहा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फरुख शहजाद। जी सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान में होता है और एसेट को सेल करने के लिए, और इसके लिए जो सा डेट भी रिकमेंडेड होती है और प्राइस भी। अच्छा, और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? सकलैन हैदर। जी सर, जी मैं सर, थोड़ा मेरे लेट से आप अभी सर पूछ रहे 3:38 थे, को ज्वाइन किया मैंने। नहीं, वो फरुख साहब की तो आवाज़ आई थी। जी जी और सर।
आपने अभी दूसरा क्वेश्चन मेरे से किया है ये फ्यूचर और फॉरवर्ड का, तो बात सुने ना, डिफरेंस क्या है? जी जी अच्छा जी सर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कमोडिटीज और सिक्योरिटी और एसेट्स को सेल करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्रेड एंड एक्सचेंज के लिए यूज होता है, किसके लिए? ट्रेड एंड एक्सचेंज वगैरह के लिए। अच्छा, लेकिन होता क्या है ये, दोनों में फर्क क्या है? सकलैन हैदर। जी सर, मैंने मैसेज थोड़ी लेट देखा है, मैं भी ऑनलाइन हुआ तो अभी क्लास ज्वाइन किया 3:38 पे। चलें, 6 मिनट तो हो गए ना, हम तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इसका मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, नसीब क्या नहीं। जी सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सर आप डिफरेंस पूछ रहे हैं सर? हाँ जी। सर फॉरवर्ड तो एक हो गया ना सर, वो जो फर्दर मतलब 1-2 महीने के अंदर जो सर डील हो रही है, और जो फ्यूचर है सर वो स्टैंडर्ड टर्म्स के ऊपर है सर, डेली पे डेली जो सर प्राइसेस जो हैं वो अपडेट हो रही होती हैं इसमें। सर ये एक डिफरेंस है इसमें बेसिक। जी खबर साहब। सर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इसमें मतलब डिफरेंट कमोडिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे गोल्ड, वीट वगैरह, शेयर्स भी हो सकते हैं। तो ये दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बाय करने, एक पार्टी बाय करने के लिए और दूसरी सेल करने के लिए एग्री होती है, लेकिन किसी टाइम में इन फ्यूचर में। ठीक है, कमोडिटी कोई भी हो सकती है। लाइट फिर चली गई। क्या कहते हैं उसको, प्राइस हो गई, डेट हो गई, कमोडिटी हो गई, या जो चीज़ भी है वो सारी स्पेशलाइज्ड किस्म की, अब वो सारी आपकी अपनी उसकी बेस पे होती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी की होती हैं। जबकि ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड भी हो सकता हो या हो सकता हो नहीं, होता हो, ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और उसमें डेट हो गई, प्राइस हो गई, क्वांटिटी हो गई, या कमोडिटी है, जो भी है वो भी करेंसी की भी हो सकती है, और कमोडिटीज़ की भी हो सकती है, और शेयर्स की भी हो सकती है, और सब सब ट्रेड हो सकता है वहाँ पे भी। लेकिन उसमें डेट, कमोडिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, मोड ऑफ डिलीवरी, ये सब जो है वो एक्सचेंज ही मुकर्रर करेगा, उसमें आपकी कोई से नहीं होगी। ठीक है जी। जी जी सर। अच्छा, और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तला महमूद? तलहा महमूद, 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा मुझे।
क्लास हो रही है? हाँ सर आ रहे हैं। सॉरी यार, सुबह से असल में लाइट गई भी थी और कोई 2 बजे आई है और अभी फिर चली गई है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं ज़रा किसी ऐसे उस पर शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि अभी एक और क्लास भी है, तो इसको मैं ज़रा चार्जिंग पे बेहतर है कि लगा दूं कि सर अच्छा। लगता है आपके यहाँ भी लाइट का बहुत मसला चल रहा है। यार कुछ समझ में नहीं आ रही कि एक तो पता नहीं कौन सी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती रहती है इनकी कि वो ग्रिड स्टेशन है इनका कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, या पता नहीं क्या वो है कि अब सुबह तकरीबन कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 9 बजे शायद बिजली गई है, 2 बजे आई है फिर चली गई है। अब ये फिर ये भी हो सकता है जल्दी आ जाए, ये भी हो सकता है कि आए ना। तो दुनिया पता नहीं किधर निकल गई है, हमारे त्यारे ही कब्जे में हम हो रहे बिजली हैं। को रो रहे हैं। हम बिजली को रो रहे हैं, गर्मियों में बिजली नहीं होती है, सर्दियों में गैस नहीं होती है। तो खैर त्यारे हमारे कहीं जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। तो कुछ अर्सा होगा कि शायद बिजली क्या बिजली वाले लोग को पता ही नहीं कि हम टीवी देख उनके पास बिजली हाँ है। बेटा मैं अब क्या करूँ यार। उनको कॉल करके कहना कि अब बिजली क्यों बंद कर रहे हैं। अच्छा ठीक, मैं करता हूँ। उनको मना करें कि बिजली ना बंद ठीक। करे तो करे। ठीक ठीक। अच्छा जी, क्या करें जी, पाकिस्तान में रहते हैं। the reasons for having board committees obviously एक जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर है या डिवीजन ऑफ पावर है, कि आप बजाय इसके कि बोर्ड में अगेन एक तो वैरायटी लेके आई जाए जो हमने पहले बात की थी, और दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली हर बंदा हर एरिया में वो नहीं हो सकता है, मास्टर नहीं हो सकता है। तो कोशिश जो है वो ये की जाए, जी 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 जी, कोशिश जो है वो ये है कि जो अगर काम डिवाइड कर लिया जाए और स्पेशलाइज्ड लोग रख दिए जाएं तो काम ज़रा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो एक तो डेलीगेशन ऑफ पावर है, डेलीगेट टाइम कंज्यूमिंग एंड डिटेल्ड वर्क है टू सम ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। इसको हम एक काम तो ये हो गया, दूसरा ये है कि वो लगी हुई the board can delegate to a committee aspects of its work where there is an actual or possible conflict of interest between the executive directors and the interest of the company। अब ये चेक एंड बैलेंस रखने के लिए है बेसिकली कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो कमेटीज़ वगैरह में क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग नहीं होंगे तो वो उसके ऊपर एतराज़ उठा देंगे कि भाई ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ रही है। जिन लोगों ने आपको अपॉइंट किया है, जिनकी बेस पे आप जो है वो तनख्वाह ले रहे हैं, आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है वो उनकी वायलेशन में जा रहे हैं। हाँ बस बाकी मेन चीज़ तो जो है वो तमाम कमेटी में, रिम्यूनरेशन कमेटी में
of the independent non-executive directors negotiates and recommends remuneration packages for executive directors or senior managers. अब बाहर का बंदा जो है वो रिकमेंड कर रहा है कंपनी के बंदे की तनख्वाह कि कितनी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली मार्केट रेट के हिसाब से ही होगी, और मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है वो उसके लिहाज से ही रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेताज बादशाह बने हुए हों जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और वो खुद ही पॉलिसीज़ बना के और ख़ुद ही जो है उन पॉलिसीज़ से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बाकी ये जो ऑडिट कमेटी है, ये आप लोग क्योंकि सारे माशाल्लाह अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले लोग हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो काम भी है, जो फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स हैं, बेशक वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हों, ऑडिटिंग के हों, तो वो इसके ऊपर उन्होंने नज़र भी रखी हुई होगी और इसके ऊपर जो है वो रिकमेंडेशंस वगैरह भी जो है वो दे रहे होंगे। तो राजी बेटा ज़रा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, और ज़रा शोर कम करना है, उसकी आवाज़ भी आहिस्ता करें। सॉरी। बाकी फिर हाँ, वो हम बात पहले कर रहे थे जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो हमने उसमें अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक रिस्क की बात भी की थी। अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक रिस्क में फ़र्क क्या है जी? सकलैन हैदर, अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। अदनान खालिद। जी सर। अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क में क्या डिफरेंस है? सर मेरे ख्याल में सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। और अनसिस्टमैटिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? उसको ऐसा कुछ। ठीक है जी। सिस्टमैटिक रिस्क जो है उसको मार्केट रिस्क भी कहते हैं, और सिस्टमैटिक रिस्क को हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं, या नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं कि मैनेज जो है वो आप इसको नहीं कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। जंग छिड़ जाए, मार्केट पूरी की पूरी क्रैश कर जाए, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएं, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो गई, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है। स्टेट बैंक ने हर 6 महीने के बाद उसको रिवाइज करना है। अब वो रिवाइज करके क्या रखते हैं वो आपके हाथ में तो नहीं है ये चीज़। वो बात ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है वगैरह वगैरह, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये हो गया सिस्टमैटिक रिस्क, बीटा इसकी मेजर होती है। और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है जो कि डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, वो कंपनी स्पेसिफिक होता है और कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, यूजुअली थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफाई करते हुए एफएम में शायद आपने ये चीज़ डिस्कस की हो कि यूजुअली यू गो विद द इन्वेस्टमेंट्स व्हिच हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन। दो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनकी आपस में कोरिलेशन नेगेटिव हो,
तो बेहतर होती है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उससे रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की प्राइस कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका हिसाब किताब बैलेंस हो जाएगा। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली आप करते इसीलिए हैं कि नुकसान से बचा जा सके। डेरिवेटिव्स का भी मेन मकसद यही होता है कि एक तो अनसर्टेनिटी को ख़त्म किया जा सके, और जो रिस्क एक्सपोजर है और जो लॉस है, लॉस से अपने आप को बचाया जा सके। तो खैर, ऑडिट कमेटी में जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो उसमें आती हैं। तो एक तो अब इसमें जो एग्जांपल दी हुई है वो बेसिकली तो यूके के कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड की है। हमारे यहाँ पे ज़रा कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड जो है वो ज़रा इससे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इस तरह करते हैं कि अपने कोड के लिहाज से हम इसको हमारे पास कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो था वो ये था, और हम इसी में से ही जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो बोर्ड कमेटीज़ हैं, बोर्ड कमेटीज़ में ये क्योंकि हमारे अपने मुल्क में बेसिकली ये चीज़ अप्लाई हुई हुई है, तो हम इसको यहीं से पढ़ते हैं बजाय इसके कि हम बुक में देखें, जो कि हमारे से रेलिवेंट भी नहीं है। तो the board of directors of every company shall establish an audit committee of at least 3 members comprising of non-executive directors and at least 1 independent director. अब ये तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो गए जो कि बोर्ड कमेटी के ऊपर जो है वो हो सकते हैं या होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, और ये 3 मेंबर्स जो हैं वो एटलीस्ट 3 मेंबर्स हैं। इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहरहाल एक एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए, और इसमें जो प्रोपोर्शन हो, जितने मर्जी आप डायरेक्टर्स रख लें, 10 रख लें, क्योंकि बेसिकली तो एटलीस्ट की बात हुई भी है। तो और इसमें 2/3 एग्जेक्टिव्स हो सकते हैं और 1/3 नॉन एग्जेक्टिव या इंडिपेंडेंट होने चाहिए। 2/3 एग्जेक्टिव्स, 1/3 इंडिपेंडेंट, जो मर्जी हो। 9 मेंबर रखने आपने तो 6 एग्जेक्टिव्स रख लें, 3 इंडिपेंडेंट रख लें। Chairman of the committee shall be an independent director who shall not be the chairman of the board. अब ये एक अलहदा सेपरेट रिक्वायरमेंट है कि चेयरमैन ऑफ द कमेटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये वो चीज़ है जो कि आपको पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में होती हुई नज़र आनी चाहिए भी। The board shall satisfy itself such that at least 1 member of the audit committee qualifies as
फाइनेंशियली लिटरेट। क्या मतलब हुआ कि वो भाई कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या ACCA हो या उसने फाइनेंस की, उसके पास कोई ना कोई क्वालिफिकेशन उसके पास जो है वो होनी चाहिए। shall mean a person who is a member of a recognized body of professional accountants। अब जैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात की है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात की है, और हैज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अब आप जो डिग्री कर रहे हैं, ये जो मास्टर्स लेवल की है, हम इस डिग्री की बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन either in Pakistan or abroad recognized by the Higher Education Commission of Pakistan। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ACCA है, उसने ICMA किया, उसने CMA किया हुआ है, बेशक पाकिस्तानी हो, सीमा किया हुआ हो ब्रिटिशर का, या CMA किया हुआ है, कुछ भी, CPA किया हुआ है, एनीथिंग। तो या तो कोई प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो, या फिर डिग्री हो उसके पास। डॉक्टर है, PhD इन फाइनेंस है, MS इन फाइनेंस है, MBA इन फाइनेंस है, तो मिनिमम उसके पास MBA फाइनेंस में उसके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर वो यानी कम से कम एक बंदा ऐसा होना चाहिए ऑडिट कमेटी में, बेशक वो एग्जेक्टिव है, बेशक वो नॉन एग्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एक जरूर ऐसा होना चाहिए जो कि फाइनेंशियली लिटरेट हो। और the audit committee of a company shall appoint a secretary of the committee who shall either be the company secretary or head of the internal audit। तो जैसे कंपनी सेक्रेटरी होता है, कंपनी सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज हैं, दे आर वेरी मच लीगल, कि उसने लीगल मामलात सारे जो है वो कंपनी के अमंग अदर थिंग्स उसने देखने होते हैं। मसलन मीटिंग्स जो हैं वो कब कॉल की जाएं, मीटिंग अगर कॉल कर रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कमेटीज में डिवाइड हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, अगर डिवाइड हुए हुए हैं तो मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव की तादाद पूरी है या नहीं है, नोटिस डिलीवर हुए हैं नहीं हुए हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बने हैं नहीं बने हैं, शेयर होल्डर्स तक वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, लेबर लॉज और बाकी लॉज को हम वो कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे, वगैरह वगैरह। ये सारी कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और वो जो सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी है वो कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है या हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट हो सकता है। जो सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी होगा वो इट कैन ईदर बी द कंपनी सेक्रेटरी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह मैंने आपको बताई, और ही कैन बी द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट। फिर मीटिंग of the audit committee shall be held as per the following requirements। अब मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या हो, कब कब जो है वो इकट्ठे हों और उनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो, तो the audit committee of the company shall meet at least once every quarter of the financial year। क्योंकि अब कुछ अरसे पहले तो ये होता था कि एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह हुआ करती थी, अब क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश करनी आपके लिए ज़रूरी है। ऑल्दो के जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं उनका ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वार्टरली रिपोर्ट्स को पब्लिश करना ज़रूरी है, ये बाय लॉ रिक्वायरमेंट है। तो अब हम जब क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होंगी तो याद रखिएगा कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश करने के लिए अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही चाहिए।
चेयरमैन ऑफ द बोर्ड उसको साइन करेगा तो बात जो है वो आगे चलेगी। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कब साइन करेगा? जब वो बोर्ड की मीटिंग में वो रिपोर्ट उसके सामने पेश की जाएगी। अब रिपोर्ट पेश ही ना की गई तो फिर वो साइन किस चीज को करेगा? तो मीटिंग जो है वो क्योंकि आपने क्वार्टरली डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने हैं, तो पब्लिश करने के लिए जरूरी है कि मीटिंग हेल्ड भी की जाए। Meeting of the audit committee shall also be held if requested by the external auditors or the head of the internal audit. ये तो एटलीस्ट है। इसके अलावा भी अगर ज़रूरत महसूस की जाए तो मीटिंग कॉल की जा सकती है, और वो मीटिंग जो है वो हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिटर कॉल कर सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन हो सकता है जी? तलहा महमूद। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन हो सकता है? मोहम्मद हसीब। जी सर। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन हो सकता है? सर जो कंपनी असाइन करती है सर 3 सालों के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लाइक केपीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी। इंटरनल ऑडिट तो सर एक कंपनी के साथ सारा साल काम करते हैं ना, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं, इंटरम है और ईयर एंड के ऊपर। अपॉइंट 3 साल के लिए होता है? जी सर, साल के ऊपर सर रिन्यू होता है, मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स। ठीक है। अब कुछ टेक्निकली बात ठीक की है आपने कि वो हर मीटिंग जो होगी हमारी एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें वो अपने आप को वो रिटायर हो जाता है एंड ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट इन एवरी जनरल मीटिंग। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा, एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होगी कोई, तो वो रिटायर हो जाते हैं और ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ फॉर अनदर ईयर। और अगर कंपनी को एतराज़ ना हो तो वो उसको मज़ीद एक्सटेंशन 1 साल के लिए दे देगी, और फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 3 इयर्स, 3 साल से ज़्यादा जो है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस की ही रिक्वायरमेंट है कि 3 साल से ज़्यादा जो है वो ऑडिटर जो है वो नहीं रखे जा सकते हैं। जी और सर। उसके बाद फिर आप उनको कोई जो ऑडिट फर्म जो है वो आपको रोटेट करनी पड़ेगी। तो खैर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होगी, कोई सीए फर्म होगी जो कि ऑडिट कर रही होगी। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। अच्छा, तो the head of the internal audit and external auditors represented by engagement partner, or in his absence any other partner designated by the audit firm shall attend meetings of the audit committee at which issues, if any, relating to the accounts and audit are discussed. So of the internal audit and external auditors represented by engagement partner। अब क्योंकि फर्म में पार्टनर्स भी जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो जिसके साथ आपकी इंगेजमेंट आपने की है, यूसुफ आदिल सलीम है सपोज, और आपने अब ये 3 पार्टनर्स हैं, यूसुफ है, आदिल हैं, सलीम है, और आपने इनमें से यूसुफ साहब के साथ जो है वो इंगेजमेंट जो है वो साइन की हुई है वो फर्म की ही, लेकिन जिस पार्टनर के साथ आपकी इंगेजमेंट हुई है वो यूसुफ साहब हैं। तो अब ये है कि एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिप्रेजेंटेड बाय द इंगेजमेंट पार्टनर, वो अटेंड करेगा मीटिंग।
or in his absence any other partner designated by the firm shall attend the meeting. तो वो अगर वो खुद नहीं है तो वो किसी और को वो कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि मेरी जगह पे जो है वो ये जो मीटिंग है ऑडिट कमेटी की, इस मीटिंग को जो है वो अटेंड कर लेंगे। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। अच्छा जी, तो provided that chief executive officer and the chief financial officer shall not attend any meeting of the audit committee except by invitation only. बहुत प्रेसिंग मैटर है तो ठीक है, आप उनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप बुला सकते हैं मीटिंग में, और वो भी बाकायदा तौर पे प्रायर नोटिस दे के। प्रोवाइडेड फर्दर that at least once a year the audit committee shall meet the external auditors without the chief financial officer and the head of the internal audit being present. एक साल में एक दफा आपने इनको लाजमी इनके बगैर भी मीटिंग करनी है, एटलीस्ट वन। ठीक है जी। एक्सटर्नल ऑडिटर से जो ऑडिट कमेटी है वो मुलाकात करेगी विदाउट द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO के बगैर, और हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट के बगैर। ऑडिट कमेटी भी इंटरनल ऑडिट, हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के की प्रेजेंस के बगैर वो एक्सटर्नल ऑडिटर से एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो साल में, और ये रिक्वायरमेंट पूरी हो ही जाती होती है कि जब वो यूजुअली होता यूँ है कि क्वार्टरली रिपोर्ट जब वो आपने उसके लिए ऑडिट करवाना मस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि रिजल्ट्स वगैरह अगर वो उसके साथ पहले से फाइनलाइज हो के और अगर डिस्कस हुए होंगे तो साल के आखिर में फिर ये है कि प्रॉब्लम आपको रहती नहीं है, तो ये चीज़ वैसे ही पूरी हो जाया करती है। Provided further that at least once a year the audit committee shall meet the head of the internal audit and other members of the internal audit function without the chief financial officer and the external auditors being present. तो एक दफ़ा साल में कमेटी कम अज़ कम एक दफ़ा साल में एक्सटर्नल ऑडिटर से मुलाकात करेगी, और कमेटी साल में एक दफ़ा कम अज़ कम जो इंटरनल ऑडिट की जो इंटरनल ऑडिट कमेटी का जो इंटरनल ऑडिट का हेड है उससे एक दफ़ा ज़रूर मिलेगी। अब ये TORs हैं, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो क्या हो सकते हैं कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंस के काम कैसे किया जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी ऐसी हैं जो कि चेक करनी, तो वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिटरमिन करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल प्रोवाइड एडिक्वेट resources and authority to enable the audit committee to carry out its responsibilities. Terms of reference of the audit committee shall be explicitly documented and shall also include the following. ये मिनिमम वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपकी ऑडिट कमेटी को जिसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इसके अलावा भी कोई चीज़ हो तो वो डेफिनेटली उसको रिकमेंड जो है वो कर सकते हैं। और एक मिनट, ये CGL में मैसेज आया हुआ है। अच्छा, अच्छा जी, तो क्या बात हो रही थी, हम कहाँ आ गए हैं ये? अच्छा हाँ, determination of appropriate measures to safeguard company's assets, review of annual and interim financial statements of the company prior to their approval by the board, focusing on मेजर जजमेंटल एरियाज। अभी मेजर जजमेंटल एरियाज क्या हो सकते हैं?
खावर कुद्दूस साहब। सर मेजर जजमेंटल एरियाज उसके वो होंगे कि जिससे उसकी जो साख है उसको नुकसान ना पहुंचे, या उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इस तरह के मेजर्स लिए जाएंगे। आसान सादा लेकिन टेक्निकल उसमें अल्फाज में बात करें कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, क्या क्या हो सकते हैं। चॉइस ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड, लाइक फॉर एग्जांपल। जी सर, जैसे कि डिप्रिसिएशन मेथड है कि अगर उनका जो सिनेरियो है वो इस तरह का है कि उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है, तो अगर वो तो उसमें फिर वो उनके पास गुंजाइश नहीं होगी कि वो उस मेथड को चेंज करें या उसे किसी और मेथड की तरफ लेके जाएं। इम्पेयरमेंट पता है क्या होती है? जी सर। क्या होती है? सर ओवर द टाइम सर एक एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाती है बिना किसी डिप्रिसिएशन के अलावा उसको इम्पेयरमेंट बोलता है। टेक्निकली कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? सर टेक्निकली इसको कैलकुलेट करेंगे मार्केट वैल्यू की और कैरिंग वैल्यू को निकालेंगे। कैरिंग वैल्यू में से, और सर वो दूसरी क्या होती है, एक कैरिंग वैल्यू होती है, एक वो जो उस टाइम सेल करते हैं और जो वैल्यू हमें मिलती है वो तो फेयर मार्केट वैल्यू हो गई ना। हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू और कैरिंग वैल्यू को जो डिप्रिसिएशन निकाल के एसेट की जो वैल्यू उसको कंपेयर करेंगे, तो अगर जो कैरिंग वैल्यू है वो उससे ज्यादा है तो वो इम्पेयरमेंट नहीं है। अगर मार्केट वैल्यू उससे कम है और कैरिंग वैल्यू ज्यादा है तो वो एसेट इम्पेयर्ड हुआ है। अंजला ताहिर साहब, अदनान साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छोड़ गए हैं बीच में। और हम इस वक्त सिंगल एसेट की बात कर रहे हैं इम्पेयरमेंट की, कैश जनरेटिंग यूनिट के एसेट उसकी इम्पेयरमेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, IAS 36 के लिहाज से ही बात हो रही है, लेकिन सिंगल एसेट की हो रही है, कैश जनरेटिंग यूनिट की बात नहीं हो रही। जी अंजला ताहिर। सॉरी सर, मैंने लेट क्लास ज्वाइन की थी। अच्छा, खावर कुद्दूस साहब को कुछ कर सकते हैं, कुछ हेल्प? सर एक्चुअली रिवाइज नहीं किया हुआ ना, तो इसका इम्पेयरमेंट का वो कोई इस तरह जो पॉइंट आप कह रहे हैं टेक्निकल जहन में नहीं आ रहा। हसीब, मोहम्मद हसीब। सर वही है सर, कोई भी दो। अच्छा, clarity होता यूं है कि when the carrying amount of an asset becomes more than the recoverable amount, or recoverable amount is the higher of either the fair market value or the value और in वैल्यू use. इन यूज जी, और वैल्यू इन यूज सर अभी मुझे वैल्यू याद इन है। यूज है। हाँ जी, तो वैल्यू इन यूज क्या है? वो प्रेजेंट वैल्यू है जो कि फ्यूचर कैश फ्लोज की हो सकती है। जी सर। हाँ, तो दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी फ्यूचर कैश फ्लोज की, प्रेजेंट वैल्यू की, और मार्केट वैल्यू में से हायर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे आप, नंबर 1। और वंस वो सिलेक्ट हो गई तो फिर उसको बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर बुक वैल्यू जो है वो आपकी हायर है तो इसका मतलब है कि आप पैसे अब रिकवर, जितनी पैसे आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं एसेट के अंदर उतने आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब इम्पेयरमेंट या नुकसान हो गया आपको। तो ये एक जजमेंटल एरिया है। प्रोविजंस is a judgmental area. Choice of depreciation method is a judgmental area. गाजी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो वो कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर्स टू सेफ गार्ड द कंपनीज एसेट्स, सॉरी,
मेजर जजमेंटल एरियाज जो हैं उसको ज़रा उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो जानी चाहिए और उसकी प्रायर अप्रूवल होनी चाहिए, प्रायर डिस्कशन होनी चाहिए बिफोर देयर अप्रूवल इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Significant adjustments resulting from the audit. गीला गीला एक मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा. सर क्लास हो रही है? खबर साहब मैंने ज़रा असल में एक्सक्यूज किया हुआ था थोड़ा सा, तो अच्छा. सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑडिट. अब कीपिंग इन व्यू IS 8 या IS 10 क्या क्या हो सकती है? जी कौन है जी अकाउंटिंग गुरु जो बीच में बैठा हुआ है? आवाज आ रही है मेरी? माइक मेरा ऑन है? ऑन है. जी सर आ रही है. रेफर मैंने आपको हिंट भी दे दिया, IS 8 का IS 10 का मैंने बता दिया. यानी मैं ना समझूं? सर क्या बताया आपने, क्या पूछा सर आपने? मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑडिट. इसमें क्या क्या चीज हो सकती है? सर सर इसमें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स हो सकता है या नहीं, वो नहीं हो सकता? प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स कौन सी होती है? सर वो आई थिंक वो होती है जो कि मतलब लाइक पास्ट अकाउंटिंग ईयर का जो जो जैसे कि एक अमाउंट है जो कि पास्ट अकाउंटिंग ईयर से ताल्लुक रखती है और हमें रिसीव हो जाए इस ईयर में. कोई ऐसा एरर जो कि किसी भी प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स में हुआ जी सर. और वो लोकेट नहीं हो सका उस वक्त, और वो अब आपको आके पता लग रहा है.
whether it was a fraud or it was an honest mistake, which we were not able to locate in that particular period. बिल्कुल पिछला साल भी हो सकता है, 2-3 साल पहले भी हो सकता है, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई थी, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी थी जिसको हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया था, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी थी जिसको हमने मिस अप्लाई कर दिया था, वगैरह वगैरह। कोई मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल एरर भी हो सकता है जो कि उस वक्त लोकेट नहीं हुआ। अब आके हमें पता लग रहा है कि ओहो यार, वो तो पहले तो ये गलती हो गई थी। अब आपने जैसे वो उसमें IAS 8 में आपने वो डिस्कस किया भी होगा, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी अब इसकी, प्रीवियस पीरियड्स की फिगर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। और वो आपने देखा ही होगा कि उसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है वो कैसे होती है, कि करंट और प्रीवियस पीरियड के आप वो कर लेंगे, ठीक कर लेंगे नेट प्रॉफिट्स, और उससे भी पीछे से अगर उससे भी पीछे की गलती है तो फिर उसको ठीक किया जाएगा बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। और बता ये दिया जाएगा कि ये हम समझ ये रहे हैं कि अगर पिछले साल से भी पहले का गंद है तो वो हमने जब ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स के बैलेंस को ठीक किया तो उसका मतलब है कि सब कुछ हमने ठीक कर दिया। तो इस किस्म के एडजस्टमेंट्स जो हैं, बहरहाल वो सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो कि अगर ऑडिट में लोकेट हो जाएं तो वो उसके ऊपर डिस्कशन भी होनी चाहिए और फिर उसको ठीक करने का भी प्रोसीजर कोई आपको डिस्कस करना चाहिए। Going concern assumption है, this is very very important. It seems like a very ordinary adjustment, but it has very far-reaching implications and application. Going concern assumption होती क्या है कि बिजनेस अगले 12 महीनों तक चलता रहेगा और उसका बंद होने का चांस नहीं है, क्योंकि अगर वो बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी क्योंकि कंपनी अगर बंद होने लगी है तो उसका कोई नॉन करंट एसेट नहीं रहेगा, नॉन करंट लायबिलिटी भी नहीं रहेगी नहीं, क्योंकि कंपनी अब अगले 12 महीनों में बंद होने लगी है। अगर बंद ही होने लगी है तो फिर वो वाली बात तो रही ना कि अब ये लॉन्ग टर्म नेचर का एसेट है। अब तो हर एसेट ही करंट एसेट हो गया, पहली बात। नंबर 2, अगर ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्लाई हो गई है तो जो दूसरी जो मेजर जो एप्लीकेशन है इसकी वो ये है कि बुक वैल्यू अब इररेलेवेंट हो गई। तमाम के तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज आपकी मार्केट वैल्यू के ऊपर मुंतकिल हो जाएंगे। तो इसको भी रिव्यू करेंगे आप कि क्या बिजनेस गोइंग कंसर्न है, क्या बिजनेस के ख़त्म होने के चांसेस वगैरह तो नहीं बन रहे हैं, ताकि फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर ये फैसला हो गया तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली फैसला जो है वो करना पड़ेगा। एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, क्योंकि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी भी आप रिवाइज करते हैं तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिव ही करनी पड़ती है। तो वेटेड एवरेज से आप FIFO पे चले गए, FIFO से वेटेड एवरेज के ऊपर आ गए, वगैरह वगैरह। तो अब ये अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज की है जिसका प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब आपको प्रीवियस पीरियड्स की फिगर्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। Compliance with the applicable accounting standards, obviously ये तो खैर it's a must. Compliance with these regulations and other statutory and regulatory requirements. Statutory legal को कहते होते हैं, कानूनी, statute कानून को कहते हैं। तो statutory कानूनी या regulatory requirements कोई हैं तो, और ये all related party transactions, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था, यहाँ पे अभी फिर उसका भी जिक्र जो है वो आ रहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के यार जब वो रिम्यूनरेशन कमेटी भी देख रही है
रिम्यूनरेशन कमेटी, अब इसको उसमें एनुअल रिपोर्ट में भी बताना ज़रूरी होता है अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो। बेगम साहिबा जो हैं वो उसके ऊपर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हैं, और जो मियाँ साहब हैं वो कंपनी के मेन जो है वो हैं टैक्स कंसल्टेंट हैं या इंटरनल ऑडिट देख रहे हैं या सप्लायर हैं मेन। तो अब ये इस चीज़ को ना सिर्फ डिस्कस करना पड़ेगा, मेंशन करना ज़रूरी है, बल्कि इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी होगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन काफ़ी एक ब्रॉडर एरिया है और काफ़ी सब्जेक्टिव एरिया है। इसके ऊपर फिर पूरा एक अलहदा से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, वो ऐसा नहीं है कि तो खैर। रिव्यू ऑफ द प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स प्रायर टू द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन, ये हमने नेट प्रॉफिट ये भाई फाइनल हो गया है, फिक्स एसेट्स की फिगर ये फाइनल हो गई है, तो ये वो डिस्कस कर लें ताकि फिर ये है कि उसको लोगों तक कम्युनिकेट भी किया जाए, क्योंकि फिर इन्वेस्टर्स ने ऑब्वियसली उसके हिसाब से डिसीजंस भी जो है वो लेनी होती हैं। तो facilitating the external audit and discussion with the external auditors of major observations arising from interim and final audits and any matter that the auditors may wish to highlight, क्योंकि चलनी होनी की है। अगर वो आप उनकी नहीं सुनेंगे, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि यार ये ऑडिटर जो है एतराज़ उठाता है, आप उस एतराज़ को ठीक करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर वो इतराज़ ठीक नहीं हो सका और वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो कायम है, तो फिर आपको और आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो फिर आपको चीज़ वही करनी पड़ेगी जो ऑडिटर कह रहा है। नहीं करेंगे तो वो रिपोर्ट क्वालिफाई करेगा, रिपोर्ट क्वालिफाई करेगा तो कट्टा एक और नया खुल जाता है। तो बेहतर होता है कि फिर आप ईदर यू कन्विंस देम or you do whatever the external auditor tells you to do. So review of the review of the scope and extent of the external audit plan, reporting framework and procedures, and ensuring that the internal audit function has adequate resources and is appropriately placed within the company. इसमें खास as such consideration of major findings of the internal investigations of the activities characterized by fraud, corruption and abuse of power and management's response thereto. ये बड़ी यानी जो फाइनल आखिरी बात की है कि फ्रॉड और वो उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर मैनेजमेंट का एक्शन जो है वो उससे भी आइडेंटिफाई करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Ascertaining that the internal control system including the financial and operational controls, accounting systems for timely and appropriate recording of purchases and sales, receipts, payments, assets, liabilities, and the reporting structures are adequate and effective. Internal controls audit की टर्म है कि जो आपके checks and balances हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो आर इन प्लेस या वो ठीक तरीके से जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ द कंपनीज स्टेटमेंट ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स प्रायर टू द इंडोर्समेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स। इंस्टीट्यूटिंग स्पेशल प्रोजेक्ट्स वैल्यू फॉर मनी स्टडीज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इसके कितने पॉइंट्स हैं टोटल? पॉइंट्स जो हैं ये पी तक जा रहा है, 5-6 और हैं। क्यों? सर वो एक्चुअली नमाज का टाइम जा रहा था असर का, काफ़ी टाइम हो गया। We can have a break of 10 minutes. Thank you so much. सर या इसको कंप्लीट कर लें जल्दी से। नहीं यार, let's have a break. कंप्लीट करते करते भी जो है वो बात ज़रा ये ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए, तो लेट्स
प्रे फर्स्ट, फिर इसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। सर डिस्कनेक्ट कर दें या इज नहीं इट नहीं, आप बेशक डिस्कनेक्ट करें या ना करें, बाद में रीजॉइन कर लीजिएगा, मैं इसको वो ही कर रहा हूँ, कंटिन्यू ही जाने दे। जी ठीक है सर, ओके। सर अटेंडेंस होगी हमारी क्लास की? खबर अटेंडेंस होगी सर की?
यार ये क्लास होल्ड पे चली गई है, क्या सीन है? जी सर, मैं तो वापस आ गया हूँ। सर मैं भी को 3 दफा पूछ चुका हूँ, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा शायद मेरी स्क्रीन स्टक हुई हुई है। नहीं, उसी वक्त आपने जिस वक्त वो किया तो हमने नमाज की ब्रेक की थी उसी वक्त। सही हो गया सर। अटेंडेंस का सर पूछना था आपसे। नहीं, अभी नहीं हुई है, अभी अभी कर लेते हैं वो भी। जी, वहीद महबूब साहब हैं एक तो, फैसल रमज़ान साहब तो आए हुए थे, अंजला ताहिर साहब भी थे, सकलैन हैदर साहब भी थे, नईम अख्तर, सर नईम। नईम के भांजे की डेथ हुई है सर कल, तो वो सर उधर बिजी है। अच्छा, बीच में वैसे नज़र तो आया था मुझे ये भी। और कुदूस साहब तो हैं, अदनान खालिद साहब भी हैं, और फरुख शहजाद, यस सर। सुहेब अयाज, तलहा भट्ट, तलहा भट्ट, तलहा भट्ट था नहीं यार, तलहा महमूद, तलहा महमूद और तलहा भट्ट एक ही है। जी सर, पूरा नाम यही है, तला महमूद भट्ट। और ये कौन है, मोहम्मद बिलाल कादरी। तीन बंदे यानी नहीं है, वहीद महबूब साहब नहीं है, और ये बिलाल साहब नहीं है, और सुहेब साहब नहीं है। इसके अलावा भी हमारी क्लास में कोई और है? सर आपने मेरा नाम ले लिया, मोहम्मद हसीब आलम। हसीब आलम और हसीब गजनफर दो हैं, दोनों के दोनों प्रेजेंट ही हैं। थैंक यू सर। इसके अलावा तो नहीं है कोई जीआरई में? इसके अलावा तो लग तो नहीं रहा।
चलें, अच्छा जी, जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं और फिर आज के लिए इंस्टीट्यूटिंग स्पेशल प्रोजेक्ट्स वैल्यू फॉर मनी से ये तो खैर हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लायंस विद रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, monitoring compliance with these regulations and identification of significant violations thereof, review of arrangement for staff and management to report to audit committee, in confidence concerns, if any, about actual or potential improprieties in financial and other matters, and recommend instituting remedial and mitigating measures. अब ये पॉइंट जो है वो बेसिकली रिलेटेड है उससे फ्रॉड से। रिकमेंड टू द बोर्ड of directors the appointment of external auditors, their removal, audit fee, and the provision of any service permissible to be rendered to the company by the external auditors in addition to audit of its financial statements. The board of directors shall give due consideration to the recommendations of the audit committee, and where it acts otherwise, it shall record the reasons thereof. अब ये ऑब्वियसली वो जैसे अभी हमने बात की थी कि हर एजीएम में वो रिटायर हो जाएंगे एंड दे प्रेजेंट देमसेल्व्स टू बी री इंगेज्ड, और उसमें फिर ये है कि रिकमेंडेशन जो होगी वो इन्होंने ही देनी है। और ये जो है ना, प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस परमिसिबल टू बी रेंडर्ड टू द कंपनी बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इन एडिशन टू इट्स ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये अदर सर्विसेज क्या हो सकती हैं? एक्सटर्नल ऑडिट के अलावा और सर्विसेज क्या हो सकती हैं? टैक्स की सर्विस दे सकते हैं, लॉ की सर्विस दे सकते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट में जा सकते हैं कि जो काम किया हुआ है आपने, हम उसको रिव्यू कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो सर्विसेज और भी हो सकती हैं जो कि वो एडवाइजरी भी कर सकते हैं। ऑडिट तो है ही है ना, ऑडिट के अलावा वो कह रहा है कि अदर सर्विस, एडवाइजरी सर, एडवाइस वही जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है या एडवाइजरी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। The board of directors shall give due consideration to the recommendation, और अगर वो नहीं करते तो फिर वो उनको बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है। Consideration of any other issue or matter as may be assigned by the board of directors. अब reporting procedure क्या है? The secretary of the audit committee shall circulate minutes of the meetings of the audit committee to all members, directors, head of the internal audit, and where required to chief financial officer prior to the next meeting of the board. Where this is not practicable, the chairman of the audit committee shall communicate a synopsis of the proceedings to the board, and minutes shall be circulated immediately after the meeting of the board. तो जो मीटिंग्स वगैरह वो कंडक्ट करते रहे हैं, उन मीटिंग्स के बारे में वो भी करना है आपने, उसके मिनट्स प्रिपेयर करके और कम्युनिकेट भी करने हैं कि फैसले क्या क्या हुए हैं, डिस्कशंस क्या क्या हुई हैं, ताकि अगर वो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने लगी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी वो चीज़ जो है वो डिस्कस हो जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स और रिम्यूनरेशन कमेटी है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो गए। नॉमिनेशन कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है, इनके हम नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी। अच्छा सर, जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था CGL का, हाँ सर उसका जो सॉफ्ट में मटेरियल था वो आपने शेयर नहीं किया, एक तो वो भी कर दें, और ये जो आज वाला ये GRE का है ये भी काइंडली शेयर कर दें। अभी ये तो पहले से आपके साथ हुआ है ना शेयर? नहीं सर, जो दूसरा वो जो बोर्ड कमेटीज का चैप्टर जो है
वो यार इसमें यूके की सारी डिस्कशन हुई भी है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना रेलेवेंट है हमारे लिहाज से। सर ये फिर यहीं से प्रिपेयर कर लें कोर्ट से? इधर से ही प्रिपेयर कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी अपनी उसके साथ मैं ये भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, यानी मुझे उसमें बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, एतराज़ नहीं है। लेकिन अब जैसे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना, वो जो चीज़ हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल है तो हम उसी को स्टडी करते हैं, बजाय इसके कि हम ये देखें कि यार यूके में क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे पता होना ज़रूरी है, लेकिन पेज ठीक दोनों सर। देता हूँ। अच्छा सर, एक आपने वो भी शेयर करना है हमें, केस स्टडी। हाँ जी, हाँ जी, मैं ज़रा तो नोट कर लेता हूँ। जी, और सर वो सीजीएल का लेक्चर जो लास्ट वाला है ना, और सॉफ्ट मटेरियल जो है वो काइंडली शेयर कर दें। ठीक, ठीक है सर। 1 मिनट जी, ये मैं एक तो मैंने आपको मटेरियल शेयर करना है, फिर मैंने केस शेयर करना है, और मटेरियल इसका भी, सीरियल का भी, जीआरई का भी। ठीक है। सर सीजीएल की कब स्टार्ट हो जाएगी क्लास? बस विद इन 5 to 10 मिनट्स, 5:10 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी ठीक सर। ठीक। क्लास एंड क्यों कर दिया भाई, सारे चले गए? हेलो हेलो, जाने से पहले तो बता दे कोई, क्या सीन है, सर ने क्या बोला है? सर ने भाई यही बोला है कि 10 मिनट में दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। लव यू। मंजला भाई, मंजला भाई बात सुनो। किधर गायब हो गए हो? हाँ जी, हाँ जी जी जी, हुक्म करो। हाँ जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सुनाओ, अच्छा, क्या ये हाल है, अभी ठीक दूसरी हो? दूसरी भी क्लास होगी सीजीएल की? हाँ ना यार, दूसरी क्लास की होती। वो किस टाइम होगी? कितना सर और आने मारा डिनर लिया था, डिनर ना खास उन क्लास के सुन। यार ऐसा लगा उसने दिल कसी क्लास करने ना, ऐसा लगा कोई क्लास नहीं करने लगा। अल्लाह करा ना ही दिन। अल्लाह करे। चल ठीक है, सलाम कर। ओ, ओके जी। राम को था ऑफिस में बैठा, रुको एक सेकंड। ए ऑफिस से आ रहा। हाँ, हाँ देखो, मैं ऑफिस में बैठा हूँ मैं। और सुनाओ। क्या पेज तो तुम इसकी